24 फरवरी 2022 दुनिया अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कुछ ही दिनों में ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि रूस बनाम पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, नाटो, यूरोप और दुनिया की लगभग पूरी पश्चिमी व्यवस्था। हर दिन नई मिसाइलें, नई पाबंदियां, नई सैन्य सहायता और नए खतरे सामने आने लगे। लेकिन साल 2022 के आखिर तक दुनिया को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, वो था परमाणु हथियार। क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है? ये सवाल केवल टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं था। CIA, पेंटागन, नाटो, व्हाइट हाउस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सभी इस संभावना पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। इतिहासकारों ने कहना शुरू कर दिया था कि दुनिया 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। लेकिन करीब 4 साल बाद एक ऐसा बयान सामने आता है जिसने पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टेओफिल सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी की बात ध्यान से सुनते हैं। ये बयान भारत में सुर्खियां बना, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हुआ था? क्या दुनिया सचमुच परमाणु युद्ध के दरवाजे तक पहुंच गई थी? क्या भारत ने बिना शोर मचाए विश्व राजनीति में सबसे बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाई? और अगर ऐसा था तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पर बहुत बड़ी चर्चा क्यों नहीं की? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम मकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल फैक्ट्स की बात करेंगे जो सार्वजनिक रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं। शुरुआत में कई लोगों को लगा था कि शायद कुछ सप्ताह में समाप्त हो जाएगा रूस और यूक्रेन का युद्ध, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लगभग पूरे नाटो का सैन्य सहयोग मिलने लगा। रूस ने भी अपनी सैन्य रणनीति बदलनी शुरू कर दी। सितंबर 2022 में रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने साथ मिलाने की घोषणा कर दी। इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। यही वो वाक्य था जिसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि रूस के सैन्य सिद्धांत में परमाणु हथियार भी सभी उपलब्ध साधनों का हिस्सा माने जाते हैं। उस समय रॉयटर्स, BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स लगातार ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे थे जिनमें रूस की परमाणु चेतावनियों का विश्लेषण किया जा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार JK सुविलियन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि रूस परमाणु हथियार का प्रयोग करता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने बाद में स्वीकार किया कि 2022 के अंतिम महीने में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस द्वारा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के संभावित इस्तेमाल को लेकर बेहद गंभीर थी। यानी ये केवल मीडिया की कल्पना नहीं थी, दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियां वास्तव में इस खतरे को लेकर चिंतित थी। युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दी। एक तरफ पश्चिमी देश थे जो रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे थे। दूसरी तरफ रूस था जो पश्चिमी देशों के दबाव का सामना कर रहा था। लेकिन भारत ने एक अलग ही रास्ता चुना। भारत ने रूस की खुली आलोचना भी नहीं की और युद्ध का समर्थन भी नहीं किया। भारत ने दोनों पक्षों से संवाद जारी रखा, रूस से तेल खरीदना जारी रखा, रक्षा सहयोग जारी रखा, लेकिन साथ ही बार बार बातचीत, शांति और कूटनीति की वकालत भी की। यही वजह थी कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल था जो मॉस्को, कीव, वॉशिंगटन, ब्रसेल्स और यूरोप सभी के साथ संवाद को बनाए हुए था। यही भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति थी। SCO समिट, कैमरे चल रहे थे, दुनिया देख रही थी।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठे हुए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वाक्य कहा जो आने वाले सालों में भारतीय कूटनीति की पहचान बनकर उभर गया। उन्होंने कहा, आज का युग युद्ध का नहीं है। सिर्फ 7 शब्द, लेकिन इन 7 शब्दों की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। व्हाइट हाउस ने इस बयान का स्वागत किया। यूरोपीय नेताओं ने इसे सकारात्मक संदेश बताया। बाद में G20 घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया। भारत का ये संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व कूटनीति का हिस्सा बन गया। यहीं से भारत की भूमिका एक ऐसे देश की बनने लगी जो दोनों पक्षों से बात कर सकता था। साल 2026 युद्ध अभी भी जारी है। इसी दौरान पोलैंड के उप विदेश मंत्री भारत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसा बयान देते हैं जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होने लगती है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में जब दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंतित थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऐसा कदम उठाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन नरेंद्र मोदी की बात ध्यान से सुनते हैं। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, क्योंकि ये बयान रूस के किसी सहयोगी देश ने नहीं, बल्कि ये बयान एक ऐसे देश के वरिष्ठ मंत्री ने दिया जो नाटो का सदस्य है, यूरोपीय संघ का सदस्य है और यूक्रेन का सबसे मजबूत समर्थक भी माना जाता है। यानी जिस देश ने युद्ध के दौरान लाखों यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने यहाँ पर जगह दी, जिसने यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराए और जो लगातार रूस की आलोचना करता रहा, उसी देश का वरिष्ठ मंत्री भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका की चर्चा करता है, सराहना करता है। यहीं से ये बयान जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या रूस ने इस दावे की पुष्टि की? बिल्कुल नहीं की। क्या क्रेमलिन ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया? नहीं किया। क्या व्हाइट हाउस ने इस दावे का समर्थन किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या नाटो ने कहा कि भारत ने परमाणु युद्ध को टाल दिया? नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं आया। क्या CIA या अमेरिका की किसी डिक्लासिफाइड रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख मिलता है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। यानी पोलैंड के मंत्री का बयान सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। पत्रकारिता की भाषा में इसे एट्रीब्यूटेड क्लेम, यानी कि एक जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा किया गया दावा कहा जाता है। इसलिए आज हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने निश्चित रूप से परमाणु युद्ध रोक दिया, लेकिन हम ये अवश्य कह सकते हैं कि नाटो के एक वरिष्ठ मंत्री ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी भूमिका का श्रेय दिया। और यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब एक और दिलचस्प सवाल, यदि इतना बड़ा दावा किया गया है तो क्या पूरी दुनिया की मीडिया ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है? उत्तर मिल रहा है नहीं। भारत में लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल्स ने इस बयान को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, चाहे रॉयटर्स हो, एसोसिएटेड प्रेस हो, BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर फाइनेंशियल टाइम्स, द गार्जियन, कहीं पर भी इस पूरे मुद्दे पर कहीं पर भी कोई एडिटोरियल आर्टिकल देखने को अभी तक नहीं मिला है। सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस खबर को महत्व नहीं देता, या फिर क्या वे किसी भी ऐसे दावे को स्वतंत्र प्रमाण मिलने तक बड़ी खबर नहीं बनाना चाहता। कई मीडिया विशेषज्ञ मानते हैं कि जब बात परमाणु युद्ध या गुप्त कूटनीति जैसी हो, तो जिम्मेदार मीडिया सिर्फ राजनीतिक बयान के आधार पर निष्कर्ष को नहीं पब्लिश करता। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने भारत में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधियां जो मौजूदा सरकार के खिलाफ है, उनको बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया है, तो ऐसे में इस खबर को ना प्रकाशित करना प्रमुखता से, इस पर कोई एडिटोरियल लेख ना आना, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
हर बड़ी कूटनीतिक कहानी उसी समय पूरी तरह से सामने नहीं आती है, ये हमें इतिहास बताता है। अक्सर सरकारें, खुफिया एजेंसियां और सैन्य संस्थान दशकों तक महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करते। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस संकट के दौरान अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा के बीच जो गुप्त संदेशों का आदान प्रदान हुआ था, उसका बड़ा हिस्सा कई सालों के बाद दस्तावेज के रूप में सार्वजनिक हुआ था। इसी प्रकार अमेरिका और चीन के बीच 1970 के दशक की गुप्त कूटनीति कई सालों तक दुनिया से छिपी रही थी। राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा से पहले कई गुप्त बातें हुई थी, जिनकी जानकारी बाद में सार्वजनिक की गई थी। एक समय था जब भारत विश्व राजनीति में मुख्य रूप से एक विकासशील देश के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में ये तस्वीर तेजी से बदली है। आज भारत क्वाड का सदस्य है, ब्रिक्स का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, G20 की अध्यक्षता भी कर चुका है। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन चुका है और अमेरिका, रूस, यूरोप, मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी के साथ एक साथ संवाद बनाए हुए है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये क्षमता होती है। यही कारण है कि जब रूस और पश्चिम के बीच सीधी बातचीत लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब भी भारत दोनों पक्षों के साथ संवाद कर रहा था। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्र विदेश नीति का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इतिहास कभी भी एक दिन में नहीं लिखा जाता। कई बार सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का सच सालों के बाद सामने आता है। हो सकता है कि भविष्य में डिक्लासिफाइड दस्तावेज या फिर पूर्व नेताओं की आत्मकथाएं हमें बताएं कि 2022 के उन तनावपूर्ण दिनों में बंद कमरों के भीतर क्या बातचीत हुई थी, किसने किससे क्या कहा था और किन नेताओं ने दुनिया को एक बड़े संकट से बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आज इतिहास के इस मोड़ पर हम केवल इतना कह सकते हैं कि भारत अब केवल विश्व राजनीति का दर्शक नहीं है, वो निर्णय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भागीदार बन चुका है। नमस्कार।